फ्रांस ने चीन के साथ 1.7 बिलियन डॉलर के एक प्रोजेक्ट के ऊपर हस्ताक्षर करवाया है। मजेदार बात सुनिए, अक्सर आप लोगों ने सुना है कि चीन जो है वो दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाता है, लोगों को पैसा देके फंसाता है, गरीबों को अपने डेट के अंदर, ऋण जाल के अंदर फंसाता है। अक्सर चीन के बारे में अपन ने यही सुना है। अफ्रीका के केस में, साउथ ईस्ट एशिया के केस में, सेंट्रल यूरोप के केस में, जहां जहां भी ये चाइना जाने की कोशिश करता है, वहां लोगों को अपने द्वारा धन देकर के पहले निर्माण कार्य करता है और फिर धन देकर के क्या करता है, उनको अपने ऋण जाल में फंसा लेता है। चीन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। चीन के बारे में यही इमेज है ना हमारे सबके मन में कि श्रीलंका आया, उसका हम्बन टोटा लेके चला गया। ऐसे ही दुनिया भर के तमाम जगह, चाहे फिर वो जिबूती हो, चाहे वो केन्या हो, चाहे वो तंजानिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चीन जहां इन्वेस्टमेंट करता है वहां इन्वेस्टमेंट करके उन लोगों को अपने ऋण जाल में फंसा लेता है। यह मानसिकता अमेरिका ने दुनिया भर के लोगों में बिठाई। फ्रांस ने इस चीज को बहुत अच्छे से रीड किया। रीड इतना जबरदस्त तरीके से किया कि फ्रांस एक तरफ तो अमेरिका के साथ बैठ करके G7 की बैठक में बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड B3W उसकी कल्पना करवाता है, एक तरफ तो बैठ करके अमेरिका के नेतृत्व में कहता है कि बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड बनाएंगे, 40 ट्रिलियन डॉलर दुनिया भर के अंदर इन्वेस्ट करवाएंगे अमेरिका से और अमेरिका की लीडरशिप कायम करवाएंगे। ये तो दुनिया के सामने एक तरफ बोलता है फ्रांस। वहीं दूसरी तरफ चाइना से आकर के अब हाथ मिलाता है और हाथ मिलाते समय बहुत इंटेलिजेंट पॉलिसी अपनाता है जिसकी वजह से आप फ्रांस के मुरीद हो जाएंगे। इंटेलिजेंट पॉलिसी यह अपनाता है कि सुनो, तुम्हारी इमेज खराब है मार्केट में। किस चीज को लेकर के? अमेरिका कहता है कि तुम लोगों को धन देकर के अपने ऋण के जाल में फंसाते हो। वो बात सही है कि तुम पैसे देते हो, वहां पर निर्माण कार्य करवाते हो, निर्माण कार्य करवा के जब सामने वाला पैसा नहीं चुका पा रहा है तो जगह ले लेते हो। अब भाई तुमने हम्बन टोटा पोर्ट को अपने कब्जे में लिया तो इसलिए लिया ना क्योंकि तुमने पहले हम्बन टोटा पोर्ट डेवलप किया, डेवलपमेंट में तुम्हारी कंपनियां वहां गई, काम किया, निवेश किया, उसके बाद भी सामने वाला नहीं चुका पा रहा है, तुमने कब्जा कर लिया। अब सुनो, अपन एक तीसरी चीज अपनाते हैं। बोले क्या? लोगों को तुम्हारे पैसे से दिक्कत है और तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब एक काम करते हैं ना यार, पैसा मेरा। किसका? फ्रांस का। क्यों? क्योंकि फ्रांस की इमेज अच्छी है। पैसा फ्रांस का, कंपनी तुम्हारी। किसकी? चाइना की। कारण तुम्हारी कंपनियां सस्ते में काम करती हैं और अपन किसी तीसरे देश में इन्वेस्टमेंट करने चलते हैं। विचार करिए साहब, प्लानिंग देखिए इनकी, अंदाजा लगाइए कि क्या गोटी फेंकी है इसने। मतलब जब दो दुश्मन लड़ रहे हो, कहते हैं ना दो बिल्लियां लड़ रही हो तो बंदर फायदा उठा जाता है। उसी बंदरता का कार्य करते समय मैक्रोन साहब आगे निकल गए हैं और निकलते समय अमेरिका और शी जिनपिंग यानी कि चीन और अमेरिका की लड़ाई में फ्रांस जो है ना वो रोटी लेके फरार हो लिया। उसने एक नया मॉडल पेश कर दिया और कह दिया कि देखो अपनी इमेज साफ है दुनिया के अंदर। दुनिया में अपनी इमेज क्या है कि अपन जो है ना वो सबके मित्र हैं, अच्छे हैं, भारत के लिए भी अच्छे हैं तो सबके लिए अच्छे हैं। तुम्हारे साथ दिक्कत यह है कि लोग तुम्हारे पैसे से डरते हैं, जलते हैं कि तुम जो है ना गुलाम बना लोगे। आओ अपन दोनों मिलके चलते हैं। एक लगाएगा पैसा, पैसा लगाएगा फ्रांस, चीन लगाएगा कंपनी और दोनों मिलकर के अपन चलते हैं अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल अफ्रीका, इन क्षेत्रों में चल के इन्वेस्टमेंट कार्य करते हैं। यानी कि दोनों मिलकर तीसरे जगह कार्य करने का निर्णय ले लिया है। यही न्यूज आज के अंदर आप पढ़ रहे हैं। इसे ही थर्ड पार्टी मार्केट कहा गया है। क्या है थर्ड पार्टी मार्केट? दो देश मिलकर के तीसरे देश में जाके निवेश कर, दैट इज थर्ड पार्टी मार्केट्स। क्लियर है? तो ये जो न्यूज आप देख रहे हैं दैट इज ऑफ ग्लोबल टाइम्स। इसमें किसकी बात हो रही है? थर्ड पार्टी मार्केट की बात हो रही है। आप दुनिया भर की इन न्यूज को उठा करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है मुद्दा तो ये समझ में आ गया होगा और ये मुझे लगता है ना कि बाइडेन के दिन खराब है। इन दिनों अगर ट्रंप होता तो अब तक तो कोई ना कोई एक्शन ले लिया होता भाई साहब उनके द्वारा, लेकिन अब बाइडेन साहब है थोड़े ठंडे हैं। उनका मतलब उनकी ही नीचे से ये सब लोग अपना अपना लीडरशिप बना रहे हैं। इन दिनों जर्मनी अलग उड़ने लगा हुआ है। जर्मनी बाइडेन के नेतृत्व में उधर से मतलब
नॉर्ड स्ट्रीम 2 रशिया के साथ बनाया हुआ है, उनके बीच मध्यस्थता कराता फिर रहा है। फ्रांस अगर अलग ग्लोबल लीडर बन रहा है, ब्रिटेन अलग हो गया है। आइए कुछ तथ्यात्मक जानकारी से यह बात क्लियर कर लेते हैं। फ्रांस और चाइना ने अपने प्रोजेक्ट में नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म काउंसिल चाइना ने इसके बारे में अपनी जानकारी दे दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और न्यू एनर्जी के लिए ये लोग आपस में मिलकर के कार्य करने वाले हैं और इसके अंदर कार्य चलते रहेंगे। अब इन्होंने जो रिसेंटली प्रोजेक्ट चुना है वो कौन सा है वो सुन लो। एक मजेदार बात और सुनो। अब यह है कि फ्रांस के साथ में चीन मिलना क्यों चाहता है, वो ये भी समझ लिया जाए। चीन को यार एक बात पता है, क्या पता है? चीन को यह समझ में आता है अच्छे से कि उसकी जो इमेज मेकिंग है ना, उसमें वो बहुत पीछे है। इमेज मेकिंग के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसा प्रोजेक्ट अगर फ्रांस की मदद से आगे बढ़ गया तब तो उसका आनंद हो जाएगा ना, क्योंकि जिस सेक्टर में उसकी एंट्री नहीं है वहां पर उसका काम आगे चल जाएगा। अब एक चीज और देखिए, मैं आपको बताता हूं साथियों, ये 1 फरवरी की न्यूज है जो आपको पढ़नी चाहिए। 1 फरवरी की ये वाली न्यूज पढ़िए, 1 फरवरी 2022 की न्यूज है। इस न्यूज में फ्रांस ने और चीन ने दोनों ने मिलकर के युगांडा नामक जो जगह है वहां पर एक मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का टाई अप किया। देखिए ये जो डील है ना, थर्ड पार्टी जो डील है, ये 1.7 बिलियन डॉलर की ही है। लेकिन इससे पहले भी इन दोनों ने आपस में मिलकर के एक प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए, चाइना एंड फ्रांस ऑयल मेजर सील डील विद युगांडा मेगा प्रोजेक्ट। इसमें क्या हुआ, ये दोनों लोग मिलकर के 1 फरवरी को एक डील साइन किए। क्या डील थी और वो क्या थी डील? डील थी साथियों, चीन और फ्रांस ने मिलकर के युगांडा के अंदर एक झील है। अब ये थोड़ा मैप जो है ना वो आपको शायद दिख ना रहा, युगांडा शायद आपको यहां पर दिखाई पड़ जाए, ठीक है ना। इस युगांडा को जब आप ध्यान से देखते हैं तो युगांडा की बॉर्डर लग रही है कांगो के साथ में, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ में युगांडा की बॉर्डर शेयर हो रही है, ठीक है ना। अब इन दोनों की बॉर्डर पर एक लेक है साथियों, जिसका नाम है लेक अल्बर्ट। लेक का नाम है लेक अल्बर्ट। मैं इस लेक को दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये रही लेक अल्बर्ट। अगर आप देख पाए तो इसे देखिए। इस लेक अल्बर्ट में, इसको देखिए, अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो यहां पर लेक अल्बर्ट दिखाई पड़ेगी। इन दोनों ने एक डील साइन करी है और डील क्या है? इस लेक अल्बर्ट में ऑयल रिफाइनरी फिक्स करने जा रहे हैं, तेल निकालने का काम करने जा रहे हैं। कौन? फ्रांस और चीन मिलकर के। यहां पर तेल का प्रचुर भंडार पता चला है। ये दोनों मिलकर के तेल ना केवल निकालेंगे अपितु यहां से तेल लेकर के पाइपलाइन के माध्यम से तंजानिया होते हुए बाहर आएंगे। अब इधर देखिए, आपको मैं यहां पर फिर से दिखाता हूं। इस मैप को देखिए एक बार के लिए, आप अफ्रीका का मैप पहचानिए और देखिए। युगांडा के अंदर तेल निकाल करके, यहां पर से तेल निकाल करके तंजानिया के नाम से होते हुए इनका एक वो है पोर्ट जिसका नाम है टोंगा पोर्ट। उस टोंगा पोर्ट के माध्यम से ये ऑयल को बाहर लेके जाएंगे। उसके लिए 1450 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन डाला जाएगा। यह काम भी फ्रांस और चीन मिलकर कर रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि फ्रांस चीन का साथ लेकर के अब बहुत सारे निवेश प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने जा रहा है और यह दर्शाता है कि अमेरिका का इन दिनों कंट्रोल धीरे धीरे फ्रांस पर से खत्म होता जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, फ्रांस का तो आज हमने पूरा की पूरा कारनामा आपके सामने उजागर कर दिया है। देखिए क्या क्या कर रहा है ये। फ्रांस के जो मैक्रोन है, उन्होंने शी जिनपिंग से कहा है कि चलिए मिलकर के ईरान न्यूक्लियर डील पर आगे बढ़ा जाए। अब इस न्यूज को भी देखिए, ताजा न्यूज है। मतलब आप इसको ऐसे समझकर चलिए कि ईरान के मतलब जो चीन जो फ्रांस है यह बहुत तेजी से बैटिंग करने लग रहा है भाई। देखो सारे मुद्दों पर देख लो। अफ्रीका के अंदर चीन के साथ जाकर के इन्वेस्टमेंट करने पहुंच गया। नंबर दूसरा, आपके सामने जो अमेरिका का सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, सबसे बड़े झगड़े की जो जड़ है, वो ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर यही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप ने काटसा के तहत ईरान को बंद कर दिया था। जिसको याद हो तो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। ईरान के ऊपर कहा था कि भैया ईरान वालों, तुम्हारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम चलने नहीं देंगे। यह कारनामा करने के लिए कहा था किसने? ट्रंप ने। अब सोचो ये जनाब क्या कर रहे हैं, चीन के साथ मिलकर के कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़वाते हैं। देखो ये आज से ऐसा नहीं है। आपको ये ना लगे कि फ्रांस में अचानक इतना भूचाल कैसे आ गया कि ये हर चीज में आगे निकल रहा है। जब दुनिया भर ने
भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे ना, जब हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम से प्रोजेक्ट किया था, हमने न्यूक्लियर पावर परीक्षण किया, या पोखरण 2 जब हमने किया अटल जी के नेतृत्व में, पहला इंदिरा जी के नेतृत्व में, उन दौरान जब दुनिया वाले हमारे विरोध में खड़े हो गए थे कि भाई इंडिया को कोई भी न्यूक्लियर पावर सप्लाई नहीं करेगा या न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई नहीं करेगा, रिएक्टर नहीं बनाएगा, तब भी फ्रांस ही था जो सबसे पहले उतर के आया था। ये ऐसी जगह बहुत जल्दी पहुंचता है जहां दो धुरें बन जाती हों, यानी कि ये किसी भी टीम में खेलता नहीं है, ये ऐसा प्लेयर है जो मौका देखते ही निकल लेता है। पहले भी इसने ऐसे ही काम किए थे जब इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम बन रहा था, आज ये फिर वैसा ही करने आ गया है। आप इधर देखिए, इसने क्या किया है, ईरान के साथ मिलकर के कह रहा है कि काम करो, चाइना से कह रहा है अपन दोनों मिलके ना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़वाते हैं। अमेरिका खोपड़ी खुजालने में लगा हुआ है कि यार मैंने P5+1 प्रोजेक्ट बना करके कहा था, परमानेंट 5 मेंबर में फ्रांस का नाम भी आता है, इनसे कहा था कि अपन सब एक होकर के ईरान के खिलाफ रहेंगे। ये टीम में खेल ही नहीं रहा है आजकल, ये फ्रंट फुट पर बैटिंग करने निकला हुआ है। मजेदार बात एक और देखिए, अब आपके सामने एक न्यूज और है 10 फरवरी की। अब इस 10 फरवरी की न्यूज को देखिए, फ्रांस की बैटिंग देखते चलिए आप। 10 फरवरी 2022 की न्यूज है, इसके अंदर फ्रांस ने क्या किया कारनामा, अब वो देखिए। इसने $8.1 बिलियन के इंडोनेशिया को 42 राफेल जेट बेच दिए। 42 राफेल जेट जिनको भारत ने परचेज किया, ऐसे ही इंडोनेशिया को 42 राफेल जेट 10 फरवरी को बेचे। हालत यह हुई कि घबराते हुए फिर पीछे पीछे अमेरिका दौड़ा है कि भाई ये तो हाथ से निकल गया मामला। तो फिर 11 फरवरी की न्यूज देखिए आप, ये 11 फरवरी की न्यूज देखिए, मतलब इमानुएल मैक्रोन गजब बैटिंग कर रहे हैं भाई साहब। 11 फरवरी की न्यूज देखिए, यहां पर अमेरिका खुद बोल रहा है कि हम $14 बिलियन में F-15 एयर सप्लाई फाइटर जेट्स करना चाहते हैं। किसके साथ में, इंडोनेशिया के साथ में। मतलब सोचो, इंडोनेशिया में एक दिन पहले तो साहब राफेल की डील फाइनल होती है, उसके तुरंत पीछे अमेरिका दौड़ा चला आ रहा है कि भाई मेरे से F-15 ले ले, इनके राफेल रहने दे, मैं $14 बिलियन के अंदर F-15 देने को तैयार हो गया हूं। जबकि उससे पहले अमेरिका बहुत भाव खा रहा था, फ्रांस के विमान देने की बात मान ही नहीं रहा था, कि मतलब इंडोनेशिया को विमान देने की बात मान ही नहीं रहा था, और अब सब कुछ लेकर के बेचने चला है। सबकी सब व्यापारी, इनमें से सबकी सब व्यापारी हैं, अमेरिका व्यापारी, चाइना व्यापारी, सब अपना माल बना के बेचने जा रहे हैं। आजकल ये किसी को गुलाम नहीं बनाते। आप में से कुछ लोग पूछते होंगे, ओहो हो सकता है वो देश तो किसी का गुलाम बन जाएगा, उपनिवेश बन जाएगा, कॉलोनी बन जाएगा। ये सब पुरानी बातें हो गई। दिमाग वाला व्यक्ति अब कॉलोनी नहीं, उससे ऊपर का काम करता है। आप सोच के देखिए, अगर किसी देश को कब्जे में ले लिया जाए, आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर ऐसे तो ये लोग किसी देश को कब्जा भी कर सकते हैं, करते ही नहीं है ना। कब्जा करके फायदा क्या है ये बताओ। आपका सारा काम आजकल मशीन करती हैं। आपके लोगों को ले जा करके कोई